हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है सीएमए फाइनल सीएफआर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। आपका एक चैप्टर आता है कंसोलिडेशन का, जिसके अंदर इंडेस बहुत सारे लगते हैं। इंडेस 103, 110, इक्विटी एसोसिएट वाला, सॉरी एसोसिएट वाला और जॉइंट वेंचर वाला, फिर 112 डिस्क्लोजर के लिए। हम आज की जो चर्चा करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी की करेंगे। नंबर एक, हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे कि ये इंडेक्स ऐसा कहता है, इसकी ट्रीटमेंट कंट्रोल में ये होती है, नहीं। हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो कि आपके पेपर में जो कंट्रोल का क्वेश्चन आएगा, आपको उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ताकि आपको मार्क्स मिल सके। बिकॉज इस टाइम पे आपकी प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, रेदर देन कि हम एक एक इंडेक्स के अंदर डीप डाइव करें। तो हम बात किसकी करेंगे कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। इसलिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसके अंदर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा ज्यादा करेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर कोई 103 का कंसेप्ट आएगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। ये नहीं हो जाएगा कि नहीं जी वो तो 103 में डिस्कस करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। बट हाँ, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि साहब हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको कोई स्टेप्स नहीं देने वाला हूं कि आप ये स्टेप फॉलो करना, देखो आपको आंसर आ जाएगा। कंसोलिडेशन इज नॉट वर्क दैट वे। आपको उसका थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा कि भाई ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे मतलब क्या है, और ये इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं एंड ऑल, हम वो डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो अगर मैं मुद्दे की बात करूं कंसोलिडेशन की, तो भाई साहब आपको एक दे रखी होती है बैलेंस शीट 31 मार्च को। ये रही आपकी 31 मार्च, मैं अब दे रहा हूं 2025। तो इस दिन आपको होल्डिंग की भी बैलेंस शीट दे रखी होगी और सब्सिडरी की भी बैलेंस शीट दे रखी होगी, और आपको कहा जा रहा होगा कि इनका क्या कर दो, इनका कर दो कंसोलिडेशन, इनका कर दो कंसोलिडेशन। ऑब्वियसली वो एज पर इंड एस 110 ही बोलेगा, तो आपको वो करना होगा। एक इंफॉर्मेशन आपके पास और होगी, वो होगी डेट ऑफ एक्विजिशन की। अब ये कभी भी हो सकती है, ये हो सकता है 2 साल पहले की भी हो सकता है ये विद इन 1 ईयर हो। बट अगर आप ये समझ जाओगे तो आप कहोगे 30 साल पहले की भी दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन आपको गिवन होगी, और आपको क्या करना होगा, आपको इस दिन काम करना होगा कंसोलिडेशन पे। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो डीओए है, आपको इस दिन, डीओए के दिन, मैं लिख देता हूं डीओए के दिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है नेट एसेट्स। क्या निकालनी है? नेट एसेट्स आपको निकाल करके चलनी है। नेट एसेट्स किस पे निकालनी है? नेट एसेट निकालनी होती है फेयर वैल्यू पे। उनकी फेयर वैल्यू क्या है, किस दिन? 1 अक्टूबर 2024 को जो भी कंपनी की नेट एसेट्स आ रही हैं, उनकी फेयर वैल्यू क्या क्या है, या फिर नेट एसेट अपनी फेयर वैल्यू पे कितनी है, वो आपको निकालनी है। नेट एसेट निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर मैं ये छोटी सी बैलेंस शीट बनाऊं और आपको बोलूं, एक दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ दे रखी है रिजर्व, यहाँ दे रखा है लाइबिलिटी, और यहाँ दे रखी है एसेट्स, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, नेट एसेट या तो आप एसेट माइनस लाइबिलिटी कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1, या फिर आप इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व कर सकते हो, पॉइंट नंबर 2। दोनों से ही ऑब्वियसली आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको कौन सा लगाना है, 1 या 2, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको जोन सा डेटा दिखे क्वेश्चन के अंदर आप वो लगाओ और आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मुद्दा क्या है कि आपका नेट एसेट निकलना चाहिए। इस नेट एसेट को इंड एएस 103 ने नाम दिया क्या? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। क्या बोला? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। इंड एएस 103 ने नाम दिया। अब मैं थोड़ा स्टैंडर्ड रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ भाई हम कहाँ पे घूम रहे हैं। तो 103 ने ये रेफरेंस दिया कि आपको आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स निकालनी होती है। जब आप ये निकाल लेते हो, फिर आपको क्या निकालनी होती है? फिर आपको निकालनी होती है गुडविल। क्या निकालनी होती है? गुडविल। ये चलो छोड़ो, ये सब हम ना क्वेश्चन के अंदर ही चर्चा करेंगे कि गुडविल क्या होती है, एनसीआई क्या होती है, कंसोलिडेटेड रिजर्व क्या होते हैं, वो मैं आपसे ही निकलवाऊंगा। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। कंपनी पी एक्वायर करती है 80% शेयर ऑफ कंपनी एस ऑन 1 अप्रैल 2020। कैसे? इश्यू करके 10 रुपीज इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 30। तो कंपनी पी ने एक्वायर कर रखा है एस के शेयर, तो कंपनी पी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ रही है 640 रुपीज की। फाइनेंशियल डेटा 31 मार्च 2020 का आपको दे रखा है, तो ये 2020 हो गया और ये 2021 हो गया। अब कोई नहीं, इतनी गलतियां कर रखी हैं, ये भी गलती ठीक। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को उसने क्या बोला है? फेस वैल्यू पे मेजर करना है, वैल्यू एट फेयर वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू बोल दिया मैंने, फेयर वैल्यू।
तो आओ जरा एनसीआई का मतलब भी समझ लो। जब आप कंपनी को एक्वायर करते हो तो या तो आप 100% एक्वायर करते हो या फिर आप लेस देन 100% एक्वायर करते हो। तो जो भी बैलेंस बच जाता है वो होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे बैलेंस 0 बचेगा और यहाँ पे जो भी बैलेंस आपका बच जाता है, लेट से आपने 60% एक्वायर कर रखा है तो बैलेंस क्या बच गया 40%। तो 40% क्या हो गया एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। भाई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि वो लोग जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, और नॉन कंट्रोलिंग का मतलब क्या है वो लोग जो कंट्रोल नहीं कर रहे। आपने रिलायंस का शेयर खरीद रखा है, एक शेयर आपने खरीद रखा है, आप क्या रिलायंस को कंट्रोल करने लग जाओगे? नहीं, कंट्रोल तो मुकेश अंबानी करेगा ना। तो उसके पास क्या है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, आपके पास क्या है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो वो क्या बन जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब ये तो हमने मतलब समझ लिया, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि इसको मेजर कैसे करना है। तो मेजरमेंट के लिए बोलता है कौन, इंड एएस 103। वो कहता है कि दो तरीके हैं, या तो फेयर वैल्यू पे कर दो या फिर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट पे कर दो। क्या ये चॉइस है? यस, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी की चॉइस है। कंपनी चूज कर सकती है कि हम एनसीआई को कैसे वैल्यू करेंगे, या तो फेयर वैल्यू पे करेंगे या फिर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट यानी कि पसना पे करेंगे। फेयर वैल्यू पे करोगे तो आपको फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की, पसना पे करोगे तो आपको उनका शेयर ऑफ नेट एसेट निकालना पड़ेगा। तो इस सवाल के अंदर कंपनी ने क्या चॉइस दे रखी है, फेयर वैल्यू पे मेजर करने की चॉइस दे रखी है। आपके सवाल में जब भी फेयर वैल्यू निकालने के लिए आए तो आप सिंपल क्या करोगे कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है डिवाइडेड बाय ओन शेयर, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर इनटू एनसीआई का शेयर, उससे आपकी फेयर वैल्यू निकल करके आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में 640 डिवाइडेड बाय कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है 80%, एनसीआई कितना बच गया 20%। तो 640 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20 करोगे तो एनसीआई हो जाएगा 160 का क्या हो गया एनसीआई हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब 103 की कंडीशन फुलफिल होती है और आपको कंसोल्व करके दिखाना है। सिंपल सी इतनी सी बात है। तो मेरे को जरा एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन की फोटो बनाऊं तो ये है 1 अप्रैल 2020 और ये है 31 मार्च 2021। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात और कर दूं कि जो भी ये रेड वाला एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे अपने क्वेश्चंस में पोस्ट एक्विजिशन। जो भी ये ग्रीन वाला एरिया है इसको हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन पीरियड। प्री एक्विजिशन यानी कि डीओए तक प्री एक्विजिशन, डीओए के बाद पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, तो यहां पर डीओए क्या है आपकी, डीओए आपकी 1 अप्रैल 2020 की आपकी डीओए है। तो जो भी ये वाला एरिया होगा वो सब क्या है, वो है आपका प्री, और जो भी ये वाला एरिया होगा वो सब क्या है, वो सब है आपका पोस्ट। वो सब क्या है, वो सब है आपका पोस्ट। अब उसने आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आओ जरा। उसने आपको फेयर वैल्यू दे रखी है एस्टिमेटेड की, और बुक वैल्यू दे रखी है 2020 में, यानी कि ऑन डीओए आपको ये दे रखा है और ये आफ्टर डीओए। मैंने कहा था ना 31 मार्च को एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, ये वाली बैलेंस शीट आपको दे रखी है यहाँ पर। इस पीरियड की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले ये जो डीओए है इस दिन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितने थे। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका है एसेट माइनस लाइबिलिटी। आओ जरा निकाल लें एसेट माइनस लाइबिलिटी। 700 प्लस 300 माइनस 310 माइनस 200 बताओ कितना होता है। 1000 माइनस 310 माइनस 200 ये होता है 490। 490 ये होता है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। 490 क्या होता है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। दूसरा तरीका क्या मैंने आपको बताया था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आप इसको भी ले सकते हो। ये जो इक्विटी आपको दे रखी है ना ये यही है, ये है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व भी आपको दे रखे हैं। कितने के हैं 300 के हैं। इस दिन क्या क्या फेयर वैल्यू चेंजेस हुए, 480 से एसेट बढ़ गई 700 हो गई। तो 700 माइनस 480 करूं
तो 220 से मेरी एसेट बढ़ गई, मुझे फायदा हो गया, रिजर्व बढ़ जाएंगे मेरे। 350 से 300 हो गई मेरी करंट एसेट्स, तो मेरे को 50 का नुकसान हो गया, एसेट कम हो गई। 300 से 310 मेरी लाइबिलिटी हो गई, तो 10 रुपीज का नुकसान हो गया। और 230 से 200 मेरी लाइबिलिटी हो गई, तो मुझे 30 रुपीज का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो मुझे जरा बताओ, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इस दिन कितने थे, 300 के थे। उसके अंदर आपको क्या क्या फायदा हुआ इसी दिन, क्योंकि ये फेयर वैल्यू किस दिन की है, ये भी तो डीओए की है। इसी दिन आपको 220 का फायदा हुआ, 50 का नुकसान, 10 का नुकसान और 30 का फायदा। इसी दिन आपको 220 का फायदा हुआ, 50 का नुकसान, 10 का नुकसान और 30 का फायदा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 300 प्लस 220 माइनस 60 प्लस 30। तो देखो आ गया कितना, 490। मैंने आपको कहा था दोनों तरीकों से सेम आएगा, आप किसी से भी कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे तो नहीं दिखा सकते, हाँ सर हम तो नहीं दिखा सकते, तो हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं, हम कहते हैं प्री का प्रॉफिट कितना है और पोस्ट का प्रॉफिट कितना है। और उस जो भी प्री का, आपका प्री वाला कितना हो गया, अप टू डीओए। इसका मतलब क्या हो गया, अप टू डीओए। प्री का मतलब हो गया अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, और पोस्ट का मतलब क्या हो गया, आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर मैं इनका पीरियड भी लिख दूं आप लोगों के लिए, तो यहां से होगा स्टार्टिंग से लेके, जब से कंपनी बनी है, या ऐसे इनकॉर्पोरेशन से लेके 1 अप्रैल 2020 तक। और ये कब तक होगा, ये होगा 2 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। ये वो पीरियड होगा जो हमने हाईलाइट करा था। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्री पीरियड के प्रॉफिट निकालने हैं। जब से कंपनी बनी है तब से 1 अप्रैल 2020 तक कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स कमाए। तो सर ये तो उन्होंने बता ही रखे हैं, कंपनी ने इतने प्रॉफिट कमाए 300। सर इसके अंदर आपने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल जुड़ी हुई है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको वैसे भी तो इक्विटी शेयर कैपिटल जोड़नी होती है, तो उन्होंने पहले से जोड़ के दे दी, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग उससे भी पहले, रुको, ठीक, हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस। फिर आपने 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक कितना प्रॉफिट कमाया, ये इसमें आ जाएगा। हमने लिखा अर्नड प्रॉफिट। अब ये निकालें कैसे, तो इसके लिए आपको एक छोटू सा रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। छोटू सा रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 300 रुपीज। यहाँ पे ना ओनली रिजर्व आएंगे, वो क्वेश्चन में ब्रेकअप नहीं है तो मेरे को ये लिखना पड़ रहा है, ओनली रिजर्व आएंगे, ठीक है। टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे भी क्या आएगा, ओनली रिजर्व। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, सर क्लोजिंग बैलेंस तो है हमारे पास 360 का। तो बताओ आपने प्रॉफिट कितना कमाया, बाय नेट प्रॉफिट 60 का, ये आपने प्रॉफिट कमाया। तो ओपनिंग बैलेंस जो आपके 1 अप्रैल को था 300, वो यहाँ आ गया। प्रॉफिट आपने कमाया 60 का, वो यहाँ आ गया। और ये हो गया 300 और ये हो गया 60, ये हो गया 300, ये हो गया 60। फिर उसके बाद आपने कहा कंसोल एडजस्टमेंट्स। कंसोल एडजस्टमेंट मतलब कि जो आपने फेयर वैल्यू की वजह से एडजस्टमेंट करी, चलो इसको मैं टेक्निकल नाम अभी नहीं लेते। फिर आपने कहा कि सर हमारी पीपीई की वैल्यू बढ़ गई थी, कितने रुपए से बढ़ गई थी, 220 से। सर ये प्री में क्यों लिख रहे हो, मुझे बताओ पीपीई की वैल्यू किस दिन बढ़ी, सर 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल तक के प्रॉफिट कहाँ लिखने हैं, प्री में लिखने हैं। सर 50 रुपीज से करंट एसेट्स की वैल्यू गिर गई थी, ये भी 1 अप्रैल को ही गिर गई थी, तो देयरफॉर आपने यहीं पे माइनस कर दिए। सर 10 रुपीज से करंट, 10 रुपीज से क्या हुआ था, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू गिर गई थी, बढ़ गई थी, तो 10 रुपीज का ये भी लॉस हो गया था। सॉरी नॉन करंट की थे ना, 10 रुपीज नॉन करंट थे, करंट थे, नॉन करंट थे। करंट से 30 का फायदा था और करंट लाइबिलिटी से 30 का फायदा हुआ था। ये सब 1 अप्रैल को ही हुआ था, इसलिए हमने ये सब यहाँ पे लिख दिया।
तो ये कितना आ गया, टोटल अभी तो करा था 490, ये कितना आ गया 490। ठीक, आपका इंस्टीट्यूट अज्यूम करता है कि जितनी भी ये करंट एसेट्स थी ये सब रियलाइज हो चुकी होंगी और करंट लायबिलिटी रियलाइज हो चुकी होंगी। डेट इज वाई आपको इसको रिवर्स करना होगा इस पीरियड में। ये इंस्टीट्यूट आपका अज्यूम करता है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अज्यूम। फिर करंट लायबिलिटी को भी रिवर्स कर दो, पहले गेन था तो अब इसको लॉस कर दो। क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूट अज्यूम करके चलता है। और आपका आ जाएगा पोस्ट प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा 110 माइनस 30, तो ये हो गया 80 का प्रॉफिट। ये क्या आ गया, 80 का प्रॉफिट आ गया। हाँ सर, अब इसके अंदर ना, क्योंकि उसने शुरू से ही आपको फिगर के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दी थी, तो इसलिए इसके अंदर इक्विटी कैपिटल जुड़ी हुई है, तो मैं अलग से नहीं जोड़ रहा। बट जब मैं आगे सवालों में बढ़ूंगा तो मैं जोड़ूंगा इसके अंदर, क्योंकि तब उन्होंने अलग से दे रखी होगी, उसके अंदर अभी जोड़ के दे रखी है। ठीक है, तो ये आपका आ गया आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स किस दिन का, 1 अप्रैल का, और 1 अप्रैल के बाद का। हमारे लिए क्या रेलेवेंट था, ये वाला रेलेवेंट था, हमने इसी से चर्चा को शुरू करा था। आप चाहो तो एसेट माइनस लायबिलिटी से भी निकाल सकते हो, उससे भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालनी होती है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आपको क्या निकालनी होती है, गुडविल निकालनी होती है। गुडविल आप कैसे निकालते हो, इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी 640। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पैसे मैंने लगाए, फिर एनसीआई ने भी लगा रखे हैं पैसे। तो 640 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 20%, ये आया था 160, 160 आया था ना, हाँ 160। तो ये पैसे किसने लगा रखे हैं, ये पैसे एनसीआई ने लगाए। तो 640 प्लस 160 टोटल हो गया 800। टोटल कितने पैसे लगे 800 के, माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। आपको एसेट कितने की मिली, आपको एसेट मिली 490 की। तो 800 माइनस 490, 310। भाई आपने 800 रुपए दिए और 490 रुपए की आपको सामान मिला, इसका मतलब क्या है, सामान इतने का था। तो 310 क्या है, 310 है एक्स्ट्रा पैसे। एक्स्ट्रा पैसे को आप क्या बोल देते हो, गुडविल। एक्स्ट्रा पैसे को आप क्या बोल देते हो, गुडविल। फिर उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या निकालनी होती है, दूसरी चीज आपको निकालनी होती है एनसीआई ऑन बैलेंस शीट डेट। एनसीआई ऑन बैलेंस शीट डेट, ये आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे एनसीआई ऑन डीओए कितना था, तो डीओए के दिन एनसीआई था 160, प्लस जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, पोस्ट प्रॉफिट जो भी आपने कमाया, उसमें एनसीआई का शेयर, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया 80, इसमें एनसीआई का 20% कितना हो जाएगा, 80 का 20% हो जाएगा 16। तो एनसीआई कितना हो गया 176। फिर आप तीसरी चीज क्या निकालते हो, तीसरी चीज आप निकालते हो कंसोलिडेटेड इक्विटी आप निकालते हो। ये आप कैसे निकालते हो, ये कहते हो आप पेरेंट की इक्विटी कितनी, बताओ जी, पेरेंट की इक्विटी कितनी है, पेरेंट है पी लिमिटेड, इसकी इक्विटी है 1240। अब उसने ब्रेकअप नहीं दिया तो मैं क्या करूं, 1240 प्लस पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट कितना है 80 का 80%, जो कि हो जाएगा 64। तो 4 6 4 10 3, 1304, 1304। 1304 क्या आ गया आपका, 1304 क्या आ गया आपका, कि इतने रुपए की आपकी कंसोल इक्विटी आएगी। अच्छा, ऑन बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या है,
ये मैंने कब का निकाला है, 31 मार्च 2021 का, क्योंकि ये ऑन डीओए था, ये था 1 अप्रैल 2020 का। फिर आपने अप्रैल 20 से 21 का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया, ये आपने ऐड कर दिया अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 का आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो ये आ गया एज ऑन 31 मार्च 2021, और ये था एज ऑन 31 मार्च 2021। सब्सिक्वेटर के जो प्रॉफिट थे सेम डेट के आपने ऐड कर दिए, तो ये टोटल कंसोल हो गए एज ऑन 31 मार्च 2021 के। तो आओ जरा अब मैं आपको बैलेंस शीट के थ्रू दिखाता हूं। देखो ये इन्होंने अप्रैल 20 की बनाई है, इस पे बाद में आएंगे, पहले 31 मार्च वाली देखो, ये रखो जी 31 मार्च 2021। तो इन्होंने देखो आपकी गुडविल कितने की दिखाई है, गुडविल दिखाई है 310 की। आपकी कितने की आई थी गुडविल, हमारी गुडविल आई थी 310 की। एनसीआई कितना है का आया था 176 का। तो एनसीआई देखो जी कितने का दिखाया है 176 का, और इक्विटी कितने की है 1304। यही आपका आ रहा था 1304, और एनसीआई 176 का। ये कब का है, ये सब 31 मार्च 2021 का है। ठीक, फिर उसके बाद बाकी कुछ नहीं करना, जितनी भी एसेट्स हैं उनको जोड़ते चले जाना है। अब इस रीवैल्यूएशन की एक और ट्रीटमेंट होती है, पर वो हमें रेट नहीं गिवन डेप्रिसिएशन का, वो आगे सवालों में धीरे धीरे करेंगे, पहले बेसिक स्ट्रांग हो जाए। करंट एसेट्स पे आओ भाई, मुझे करंट एसेट्स पे चर्चा करनी है। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके करंट एसेट सब्सिडरी के कितने कितने थे, 350। आपके कितने थे 500। एक बच्चा कहता है कि सर आपने तो 50 रुपीज माइनस करे थे क्योंकि रीवैल्यूएशन हुआ था, तो यही 50 आपने रिवर्स भी कर दिए थे, तो इसलिए इसका कोई योगदान अब नहीं रहा। आपको सिर्फ बुक वैल्यू जोड़नी है, 350 और 500 करंट एसेट्स हो जाएंगे 850 रुपए के। 360 कहां से आ रहा है ये, अच्छा सॉरी 31 मार्च के तो ये है ना, मैंने गलती से वो ले लिए 1 अप्रैल के, ये वाले दोनों, ये वाले दोनों, ये तो 1 अप्रैल के है ना। 1 अप्रैल और 31 मार्च कैसे जोड़ दोगे, ये तो 2021 है, ये 2020 है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे। सिमिलरली करंट लायबिलिटी में आप इन दोनों को जोड़ दोगे, जो भी फेयर वैल्यू गेन लॉस हुआ है वो इग्नोर कर दोगे। बट नॉन करंट में ऐसा नहीं करना। नॉन करंट में आप किसको जोड़ोगे, नॉन करंट में आप कहोगे जो भी मेरा को फेयर वैल्यू गेन लॉस हुआ था वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे 320 प्लस 320, और माइनस क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, सॉरी प्लस कर दोगे 10 और, तो 320 इंटू 2 प्लस 10, तो 650 रुपए की आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी आएगी। आओ जरा, नॉन करंट लाइबिलिटी कितने की आ रही है, ये तो अप्रैल है ना, ये रही 650 रुपए की नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितने की आ रही है, 380 प्लस 240, 620 की आपकी क्या आ रही है, करंट लाइबिलिटी आ रही है। 620 की क्या आ रही है, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो बस आपको उस चीज का ध्यान रखना है जो आपने गेन और लॉस रिवर्स कर दिया था। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी पी एक लिस्टेड एंटिटी है, एक्वायर करती है 60% शेयर कंपनी क्यू के अंदर अप्रैल 2017 में। ये 2021 है साहब, एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 138 लाख, पेड बाय इशू ऑफ शेयर। अब्स्ट्रैक्ट दे रखा है आपको बैलेंस शीट का अलॉन्ग विद फेयर वैल्यू। तो क्योंकि अप्रैल में बुक वैल्यू इतनी थी, अप्रैल में ही फेयर वैल्यू इतनी थी, और अप्रैल ही आपकी डीओए है, और आपको फेयर वैल्यू के बेसिस पे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट निकालनी है, और ये 31 मार्च की बुक वैल्यू है, और आपको 31 मार्च की क्या बनानी होगी, कंसोल बनानी होगी। ये होल्डिंग कंपनी की अप्रैल 21 और मार्च की बैलेंस शीट है, अप्रैल से आपको कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है बैलेंस शीट बना के दिखा दो पी लिमिटेड की और इंडेक्स 110 के हिसाब से। तो एक पेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और अपनी बैलेंस शीट की चर्चा को शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं है, 1 अप्रैल 2021, ये क्या है आपकी, ये है डीओए। क्या निकालने इस दिन निकालने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। ठीक है, 31 मार्च 2022 की क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो जो ये वाला पीरियड है ये सारा क्या है, प्री एक्विजिशन पीरियड। ये सारा पीरियड क्या है, ये है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड।
और आप ये 1 अप्रैल भी आपका प्री में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आओ जरा यहाँ से यहाँ तक कितने प्रॉफिट्स कमाए वो निकाल लें। तो वो कैसे निकालते हो, वो आप बनाते हो रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट। तो लिखते हो बाय बैलेंस पीडी। कितना बैलेंस लिखते हो, अदर इक्विटी के अंदर क्यू लिमिटेड की बात कर रहे हो तो आपका 80 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस है। देखो इस बार मैंने ध्यान से, अगर आप, मैंने इक्विटी कैपिटल को नहीं जोड़ा है क्योंकि मैं रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 31 मार्च का बैलेंस कितना है, 90 का। टू बैलेंस सीडी 90 का। तो आपने प्रॉफिट कितने का कमाया, आपने प्रॉफिट कमाया 10 का, बाय नेट प्रॉफिट 10। प्री और पोस्ट, प्री और पोस्ट। ओपनिंग प्री, अच्छा पहले पीरियड लिखेंगे भाई, पीरियड इनकॉर्पोरेशन से लेके 1 अप्रैल 2021 और 2 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 ये मेरा पोस्ट पीरियड है। सर एक बार एसेट एंड लायबिलिटी से निकाल के दिखा दो ना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो 200 प्लस 60, 260 प्लस 48 कितना होता है जी, 260 प्लस 48 होता है 308। तो ये एसेट हो गई 308 माइनस 60 माइनस 28, तो आपकी नेट एसेट्स कितनी आ रही है 220। ये कौन सा मेथड लगाया मैंने, एसेट एंड लायबिलिटी। ये कौन सा मेथड लगा रहा हूं मैं, ये लगा रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, आंसर 220 ही आएगा। तो मैंने कहा आपका जो ओपनिंग प्रॉफिट है वो किस दिन एग्जिस्ट कर रहा है, अप्रैल के अंदर 80 रुपए का प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा है और अप्रैल आपका प्री के अंदर ही आ रहा है। तो 80 रुपीज का प्रॉफिट आपका यहाँ चला जाएगा। जो आपने प्रॉफिट अर्न करा है वो दो, अब एक दिन का प्रॉफिट मत निकाल देना कि 2 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो एक दिन का प्रॉफिट कितना, तो सारा का सारा पोस्ट में डाल दो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप प्रॉफिट निकाल के बैठो यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने कहा कि सर इसी दिन 1 अप्रैल को ही, इसी दिन हमारी एसेट बढ़ गई 175 से 200 हो गई, तो पीपीई के अंदर बढ़ोतरी हो गई 25 रुपए की। और सर सेम डे ही अदर नॉन करंट एसेट 20 रुपीज से कम हो गई। तो मैंने कहा लो नॉन करंट एसेट 20 रुपीज से कम हो गई। फिर सर इन्वेंट्री भी 45 से 48 हो गई। तो मैंने कहा लो इन्वेंट्री भी बढ़ा देते हैं, इन्वेंट्री 45 से 48 हो गई। जैसे ही इन्वेंट्री बढ़ाओ तो उसे माइनस कर देना पोस्ट में, क्यों, क्योंकि आपका सीएमए इंस्टीट्यूट मानता है कि भाई साहब ये रियलाइज हो चुकी होगी। फिर उसके बाद इन्वेंट्री के बाद आपने कहा बोरिंग में कोई चेंज नहीं आया। ट्रेड पेबल 30 से कितने हो गए 28 हो गए, तो 2 रुपीज से आपके ट्रेड पेबल कम हो गए, तो ये आपको फायदा हो गया। इसका रिवर्सल कर दो बस जी। तो बताओ आप मुझे कि आपका टोटल प्री और पोस्ट कितने आ रहे हैं। ये तो 5 आएगा, ये कितना आ रहा है 80 प्लस 25 माइनस 20 प्लस 5, तो ये आ रहा है 90 का, ये आ रहा है 90 का। फिर उसके बाद आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, इसको आप गेन ऑन बार्गेन परचेज ही बोल देते हो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने कितने की कर रखी थी, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी थी 138 की। और क्या जोड़ोगे इसके अंदर, इसके अंदर आप जोड़ते हो एनसीआई। एनसीआई कितना है भाई, आपने पैसा लगा रखा है 138 और एनसीआई ने कितना लगा रखा है, अगर आपने फेयर वैल्यू पे देखे तो आपने 60% लगा रखा है, तो बैलेंस 40% किसने लगा रखा होगा, एनसीआई ने लगा रखा होगा। डिवाइड बाय 60 इंटू 40, तो 92, तो 138 प्लस 92, ये हो गया 230। फिर माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, तो मैंने आपको क्या बोला था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ये किस दिन के लेने हैं, ये ऑन डीओए के लेने हैं। तो 1 अप्रैल को शेयर कैपिटल कितनी थी 130, 1 अप्रैल को रिजर्व कितने थे 90 के, तो बताओ टोटल कितना आ गया 130 प्लस 90, ये हो गया 220।
तो 10 क्या हो गया, 10 हो गया गुडविल, 10 क्या हो गया गुडविल। फिर आपने कहा सर आगे भी निकालो, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई। मैंने कहा एनसीआई ऑन डीओए कितनी है, एनसीआई ऑन डीओए है 92 की, प्लस पोस्ट प्रॉफिट कितने हैं, 5 का कितना परसेंट, 5 का 40%, तो 2, तो एनसीआई आ गया 94। फिर आपने कहा सर कंसोल इक्विटी भी निकाल के दिखा दो ना, तो मैंने कहा लो चलो कंसोल इक्विटी भी ले लो। तो बताओ आपकी पेरेंट की इक्विटी कितनी आ रही है, सर पेरेंट की इक्विटी आ रही है, अदर इक्विटी देखनी होती है, वो आ रही है अप्रैल के अंदर, तो रेलेवेंस नहीं है, 31 मार्च को बताओ जी 150 रुपए की, प्लस पोस्ट प्रॉफिट पेरेंट का शेयर 3 रुपीज, तो ये हो गया 153। ये कितना हो गया 153। आओ जरा बैलेंस शीट देखिए, गुडविल कितने की आ रही है 10 की, गुडविल हमारी कितनी की आ रही थी 10 की, एनसीआई आ रहा है 94, एनसीआई कितने का आ रहा है, एनसीआई आ रहा है 94, अदर इक्विटी आ रही है 153, और हमारी भी यही आ रही थी। अब जब आप करंट एसेट्स को जोड़ोगे ना, तो आपको जो फेयर वैल्यू है फॉर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी वो इग्नोर कर देनी है। तो मुझे जरा बताओ 31 मार्च को करंट एसेट 50 की है और इसकी कितनी है 80 की है, तो कितनी हो जाएगी 130, कितनी हो जाएगी 130। सिमिलरली ट्रेड पेबल 31 मार्च को कितने के हैं 26 के हैं और इसके कितने हैं 50 के हैं, तो ये कितने के हो जाएंगे 76 के, कितने के हो जाएंगे 76 के। बाकियों में आपको जोड़ना पड़ेगा, जैसे अदर नॉन करंट एसेट्स इसकी कितनी की है 70 की, और आपकी कितने की है 120 की, तो 190, और आपने नॉन करंट एसेट में कितने चेंजेस करे थे 190 माइनस 20, तो 170, 170। ठीक है साहब, तो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कंपनी पी एक्वायर करता है 80% शेयर ऑफ कंपनी एस ऑन 1 अक्टूबर 2020 बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। फेयर वैल्यू कितनी है 440 लाख, टोटल पेड अप वैल्यू कितनी है 100 लाख। एनसीआई को मेजर करना है आपको पसना पे, एनसीआई को किस पे मेजर करना है आपको, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट। ठीक है, तो फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं करना। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसने दे दी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है 120 लाख और 120। टोटल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब क्या है, टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लस ओसीआई, इतना आपने कमाया है। आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दे रखा है और आपने एक्वायर कब करा था 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर की बैलेंस शीट दे रखी है आपको, पी की एस की और फेयर वैल्यू ऑफ एस, और 31 मार्च 2021 की भी पी और एस की दे रखी है। तो पहले आओ नेट एसेट से बताओ, नेट एसेट उसने बता दी 520, 520 की आपकी नेट एसेट्स आ रही है। तो अगर 520 की आपकी नेट एसेट आ रही हैं, तो यहां से आप पेज इंसर्ट करके गुडविल सीआर निकाल सकते हो, आगे तो सोल्यूशन ही है। 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, आपका डीओए कब का है, आपका डीओए है ये 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, अब इसने आपको ना यहाँ पर नेट एसेट्स दे दी हैं कि भाई हमने 520 कमाया है। आप चाहो तो इक्विटी और कैपिटल और रिजर्व से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें क्यों पढ़ना, जब वो बार बार दे रहा है तो अपनी मेहनत क्यों बढ़ानी। हम फिर कहेंगे कि ठीक है अगर उसने दे दिया तो फिर जय सिया राम, अदरवाइज आप निकाल सकते हो भाई ओपनिंग इक्विटी कितनी है 240 की है, आप सॉरी तो पी की है, एस की कितनी है ओपनिंग इक्विटी 130 की है, और ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया है, ड्यूरिंग द ईयर उसने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कितनी कमाई है पी और एस ने 140 की। पोस्ट का उसने आपको अर्नड भी दे रखा है, सर निकाल के दिखा दो, चलो जी। प्री और पोस्ट, जो रिजर्व यहां पर होंगे वो एज ऑन, मैं पहले पीरियड लिख दूं, इन कॉर्पोरेशन टू 1 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च
2021 तक। तो बताओ जो प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर कमाए 130 के, वो कब आएंगे? वो 1 अक्टूबर को तो एग्जिस्ट करते ही होंगे, तो सब हाँ करते होंगे, तो ओपनिंग कितना आ गया? 130 का ओपनिंग आ गया। फिर उसके बाद आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया? सर हमने ड्यूरिंग द ईयर कमाया 140। तो 140 जो कमाया ना आपने, वो यहां से लेके यहां तक का कमाया। तो क्या आप इस पीरियड का निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। 140 डिवाइड बाई 2 तो 70। 70 हमने इस पीरियड का कमाया होगा, तो अर्नड, अर्नड में आ जाएगा 70 यहाँ और 70 यहाँ। टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 200 और यहाँ आ गया 70। फिर उसके बाद बताओ 1 अप्रैल को ही कितने कितने चेंजेस हुए? सर सॉरी 1 अक्टूबर को ही। सर हमारी 440 की थी एसेट, वो कितने की हो गई? 700 की हो गई। तो हमारे मजे आ गए, 440 माइनस 700, तो 260 का ये गेन हो गया। फिर उसके बाद करंट एसेट 360 माइनस 320, तो 40 का ये नुकसान हो गया। और करंट लायबिलिटी तो सेम रही, नॉन करंट भी हमारी सेम रही, तो 260 का फायदा और 40 का नुकसान। सर 260 का फायदा और 40 का नुकसान, पीपीई और करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स का आपने बताया था रिवर्सल भी कर देना। 40 का नुकसान हुआ, फायदा हुआ? सर 40 का नुकसान था, तो अगर ये नुकसान था तो रिवर्सल इसका पॉजिटिव। बताओ जी कितना आ रहा है? ये आ रहा है 110। 200 प्लस 260 माइनस 40, तो ये होता है 420। सर आपका तो 520 आ रहा था, आपका 520 आ रहा था और यहाँ पे 420 आया है, इसका मतलब आपका आंसर गलत है। नहीं, हमारा आंसर गलत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों मिला के होगा। इक्विटी कैपिटल कितनी है? 100 प्लस 420 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 520। एनीवे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी आ रही है? आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है 440 की, प्लस एनसीआई। प्रोपोर्शनेट शेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स कितनी है? 100, या फिर डायरेक्ट लिख दू 520 का कितना परसेंट? 520 का 20%, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर। 520 का 20%, 104 प्लस 440, तो 544 माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 100। रिजर्व कितने हो गए? 420। ये कितना आ गया? 520 माइनस 520, तो 24 क्या आ गया? गुडविल। 24 क्या आ गया? गुडविल। इतनी सी ही बात थी। अगर मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताऊं ना, ये जो गुडविल आती है ना, इसको बोलते हैं पार्शियल गुडविल। सर कैसे? हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे सिर्फ पेरेंट की गुडविल। सर कैसे? अगर मैं सिर्फ पेरेंट की गुडविल निकालूं, तो पेरेंट ने पैसे कितने लगाए? 440, और पेरेंट को नेट एसेट्स में कितना मिलेगा? सर 520 का 80%। नेट एसेट में इतना ही तो मिलेगा, 520 का 80%, 416। तो बताओ कितने की गुडविल आ रही है? तो 24 की आ रही है। तो यानी कि ये 24 क्या आ रहे हैं? पेरेंट की गुडविल आ रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल गुडविल। यार कैसे पता चला? जब भी एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर नेट एसेट्स पे होंगे, तो हमेशा गुडविल किस पे निकलेगी? गुडविल पार्शियल गुडविल निकलेगी। और जब भी एनसीआई फेयर वैल्यू पे होंगे, तो उसे बोलते हैं फुल गुडविल। जो आपने ऊपर के सम्स में निकाली ना यहाँ पर, ये ये गुडविल, इसको बोलते हैं फुल गुडविल। अगर आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो मैच नहीं करेगा। अगर आप कहते हो 138 पेरेंट ने लगाए और पेरेंट को कितना मिलेगा? पेरेंट को मिलेगा 220 का 60%, 132। तो पेरेंट की गुडविल कितनी है? पेरेंट की तो सिर्फ 6 रुपए की गुडविल है, तो यहाँ तो गुडविल 10 रुपए की आ रही है। तो ये जो 4 की गुडविल एक्स्ट्रा आ रही है, ये है एनसीआई की गुडविल।
तो इसलिए इसको बोलते हैं फुल गुडविल। इस हिंदी में बोलते हैं पूरी कंपनी की गुडविल। पूरी कंपनी की गुडविल, इसको बोलते हैं पूरी कंपनी की गुडविल, और इसको क्या बोलते हैं फुल गुडविल। एंड इसको क्या बोलते हैं पार्शियल गुडविल, और सिर्फ पेरेंट की गुडविल। तो जब भी प्रोपोर्शनेट शेयर नेट एसेट पे एनसीआई होगा तो पार्शियल गुडविल निकलेगी, फेयर वैल्यू पे होगा तो फुल गुडविल निकल करके चलेगी। फिर हम निकालते हैं हम निकालेंगे एनसीआई। क्या निकालेंगे? एनसीआई। एनसीआई कैसे निकालोगे? एनसीआई डीओए पे कितना था? 104 प्लस पोस्ट प्रॉफिट आपने कितना कमाया एनसीआई के लिए? तो सर हमने प्रॉफिट कमाया था 110। तो 110 का कितना परसेंट? 20%। 22 126। फिर आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे कंसोल इक्विटी। क्या निकालोगे? कंसोल इक्विटी निकालोगे। आप कहोगे पेरेंट का कितना था शेयर? कहाँ गया सम पे? अरे कहाँ गया? पेरेंट की कितने से रिजर्व, ये रे 31 मार्च 2021 को पेरेंट की इक्विटी थी 70 की, सॉरी 700 की। और पेरेंट का पोस्ट प्रॉफिट कितना होगा? पोस्ट प्रॉफिट शेयर 110 का 80%, 88। तो 788 आपका टोटल आ जाएगा। आओ जरा मैं आपको मैच करा दूं। गुडविल आ गई 24 की, और ये तो 1 अक्टूबर की है, ये नहीं 31 मार्च। गुडविल आ गई 24 की, इक्विटी आ गई 788 की, एनसीआई आ गई 126। तो 126, 788 और 24। जी कंपनी लिमिटेड एक्वायर करता है 60% शेयर ऑफ जी कंपनी लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2020 को। रिटेन अर्निंग बैलेंस आपको अप्रैल के अंदर दे रखा है 5,000 रुपए का। जी ने डिविडेंड दिया है 2021 का 6,000 का, जो अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ जी, मतलब सब्सिडरी की बुक्स के अंदर अकाउंट फॉर है, और इन द बुक्स ऑफ डी नहीं है, यानी कि पेरेंट की बुक के अंदर नहीं है। तो आओ पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं डिविडेंड की। तो होता क्या है ना कि जैसे ये आपका ईयर है, 31 मार्च को आपका ईयर होता है खत्म, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसी दिन के आसपास क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, बोर्ड मीटिंग होती है। और डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है प्रपोज इस दिन के आसपास, 31 का 1 को हो जाएगा, 2 को हो जाएगा, इसके आसपास प्रपोज होता है। फिर उसके बाद समय बढ़ता है, और कंपनी की होती है क्या? एजीएम। एजीएम किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होते हैं शेयर होल्डर के द्वारा, और जो डिविडेंड है उसको प्रपोज किया जाता है, और फिर इस डिविडेंड को विद इन 7 डेज जो है पे किया जाता है। सॉरी, फिर इस प्रपोज डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। प्रपोज तो पहले ही हो गया ना, डिक्लेयर किया जाता है और 7 डेज के अंदर पे किया जाता है। तो जब ये डिविडेंड डिक्लेयर होता है तब हम एंट्री क्या करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, या फिर बैंक अगर आपने पे कर दिया, टू डिविडेंड पेबल या फिर बैंक। जिस दिन आप ये एंट्री करते हो, मतलब जिस दिन आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, जिनको भी डिविडेंड मिलना होता है वो भी इसी दिन ही, जब आप डिक्लेयर करते हो अपनी इनकम बुक करते हैं, इससे पहले अपनी इनकम बुक नहीं करते हो। ठीक, तो जब आप डिक्लेयर करोगे तब आप अपनी लायबिलिटी खड़ी करोगे, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी इनकम खड़ी करेंगे जब आप डिक्लेयर करोगे। तो अब यहां पर क्या मुद्दा आता है कि या तो वो कहेगा कि सब्सी ने डिविडेंड को डिक्लेयर करके अकाउंट फॉर कर दिया, तो आप कहोगे, आप क्या मानोगे? अकाउंट फॉर करने का मतलब है कि उसने ये वाली एंट्री कर दी। तो जब आप अपना रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाओगे तो आप यहां पे लिखोगे क्या? टू डिविडेंड। क्यों? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में टू डिविडेंड आएगा, तो आप यहाँ पे वो डिविडेंड का अमाउंट लिखोगे जो आप पहले स्टेप में रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना रहे हो। अगर वो कह दे कि भाई डिविडेंड की एंट्री सब्सिडरी ने भी नहीं कर रखी, तो आप यहाँ पे वो डिविडेंड की एंट्री नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये एंट्री हुई नहीं।
अगर ये एंट्री हुई नहीं तो आप फिर यहाँ पर भी वो एंट्री नहीं लिखोगे, बट आपको इसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। वो फिर हम समझाएंगे क्वेश्चंस में कि कैसे होता है वो रेक्टिफिकेशन, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एंट्री तो करनी है ना, तो आपको रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर वो कह दे होल्डिंग, अच्छा होल्डिंग क्या एंट्री करेगा? होल्डिंग एंट्री करता है बैंक या फिर डिविडेंड रिसीवेबल टू अदर इनकम। अदर इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस बोले तो अदर इक्विटी। ठीक, तो ये एंट्री कौन करता है? ये एंट्री करता है होल्डिंग कंपनी या फिर सारे शेयर होल्डर। मैं लिख देता हूं सभी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर लोग ये एंट्री करते हैं। अगर वो कह रहा है कि होल्डिंग कंपनी ने एंट्री नहीं कर रखी, नो एंट्री, तो आप उसको पास कर दोगे होल्डिंग कंपनी के अंदर। कौन सी एंट्री पास कर दोगे? ये वाली, डिविडेंड रिसीवेबल टू अदर इक्विटी लिख दूं अब मैं डायरेक्ट। अगर वो कहता है कि उसने एंट्री कर रखी है तो इसका मतलब ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास हो रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अगर एंट्री ऑलरेडी पास हो रखी है तो। बस आपको इतनी सी बात को ध्यान में रखना है। जैसे इस सवाल में वो कह रहा है कि सब्सिडरी ने एंट्री कर रखी है बट होल्डिंग ने एंट्री नहीं कर रखी, तो होल्डिंग के लिए आपको ये एंट्री पास करवानी पड़ेगी, और सब्सिडरी ने क्योंकि कर रखी है तो आप टू डिविडेंड अपने रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में लिख करके चलोगे। तो आओ जरा मैं एक पेज और इंसर्ट कर लूं और हम इस क्वेश्चन की चर्चा कर लें। 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021। अच्छा, इस चर्चा से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि आपके स्टडी मैट में डिविडेंड के लिए दो बातें और बोली गई हैं। एक बोला गया है प्री एक्विजिशन डिविडेंड और एक बोला गया है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। उन्होंने बोला है स्टैंड अलोन के अंदर प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस कर देना इन्वेस्टमेंट में से, और पोस्ट एक्विजिशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना, मतलब डिविडेंड रिसीवेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉलोड बाय, यानी कि अदर इक्विटी के अंदर ले जाना। ये पोस्ट की एंट्री करना और ये प्री की एंट्री करना। कंसोल के अंदर वो कहते हैं यही एंट्री करना, डिविडेंड रिसीवेबल टू रिजर्व टू अदर इक्विटी और डिविडेंड रिसीवेबल टू अदर इक्विटी, चाहे कोई भी डिविडेंड हो। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि भाई ये वाली एंट्री अब नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का। ये आपके स्टडी मैट में गिवन है तो फिर हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोटी सी चर्चा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब है क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में हम बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं प्री और पोस्ट क्या होता है, सोर्स बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, और अकॉर्डिंगली हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करते हैं, फिर उस रिड्यूस इन्वेस्टमेंट के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का कंसेप्ट है। इंड एएस में आके इन्वेस्टमेंट चली जाती है इंड एएस 109 के पास, और वो ऐसी कोई बात नहीं करता। वो एक छोटी सी लाइन बोलता है कि अनलेस डिविडेंड शोज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो वो एक सब्जेक्टिव लाइन है कि भाई किसी को रिकवरी लग सकती है, किसी को रिकवरी नहीं लग सकती, बट आपके इंस्टीट्यूट को ये रिकवरी लगी है। तो देयरफॉर फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंड अलोन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बात रटनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको नहीं समझा सकता। इसके पीछे का कंसेप्ट समझाने के लिए मेरे को आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताना पड़ेगा, और वो मेरे पे अभी वीडियो में टाइम नहीं है कि मैं इतनी लंबा स्ट्रेच लेके जाऊं कि आपको एएस 13 में डुबकियां लगवाऊं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टैंड अलोन में प्री एक्विजिशन डिविडेंड को आपको माइनस करना पड़ेगा। फिर सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता क्या है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपने एंट्री तो ये डाली है इस दिन की, जिस दिन लेट सपोज आपकी एजीएम हुई है, एजीएम हुई है आपकी 18 अगस्त 2025 को, और ये भी है 2025। कोई आपसे पूछे कि ये 18 अगस्त 2025 को जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ये किस साल का हुआ है, तो आप कहोगे कि सर ये इस साल का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो यानी कि ये इस साल का डिविडेंड है। लेट सपोज आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है यहाँ पर, आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है ये आपकी डीओए है, और डिविडेंड आपका इस साल का है। तो डिविडेंड क्या हो गया? एक्विजिशन से पहले का, तो इसको बोल देते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और अगर आपकी डीओए लेट सपोज यहाँ होती तो डिविडेंड उसके बाद का हो गया, उसको बोल देते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। दिस इज द वे यू आइडेंटिफाई प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन, बट वो स्टैंड अलोन के पर्पज से है, छोटी सी बात है, तो आप उसको ध्यान में रखना पड़ेगा।
उसके पीछे इंड एस का ऐसा कोई खास कंसेप्ट है नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की ही चर्चाएं उस पर ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो 1 अप्रैल 2020 की आपको बात बोल रखी है। वो कहता है ओपनिंग रिजर्व है 5,000 के और 31 मार्च की अदर इक्विटी कितनी है 11,000 की, क्योंकि ये है होल्डिंग और ये है सब्सिडरी। तो भाई साहब इसका मतलब ये है 5,000 और ये है 11,000। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है 1 अक्टूबर 2020। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है 1 अक्टूबर 2020। ठीक है साहब, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको फिर इन्वेस्टमेंट और बाकी सब चीजें गिवन है 60% की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बनाओगे रिजर्व एंड सरप्लस। उसने आपको क्या बोला है, उसने आपको बोला है सब्सिडरी ने अकाउंटिंग कर रखी है। अच्छा, उसने आपको बोला है कि डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा है 2021 का। उन्होंने कहा है कि डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा है 2021 का 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज यहाँ का आपको डिक्लेयर कर रखा है। अब उसने बताया ही नहीं कि कब एजीएम हुई, कब क्या हुआ है। तो आप क्या मानोगे, आप मानोगे भाई साहब ये सब चीजें 31 मार्च को हुई होंगी, क्योंकि इस साल का डिविडेंड, इस साल का डिविडेंड 1 अप्रैल को तो नहीं हो सकता, 1 अक्टूबर को भी नहीं हो सकता, डीओए का रेफरेंस है। तो अप्रैल को क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कमाया नहीं है प्रॉफिट, डिविडेंड कहां से दे दोगे। तो क्या मानना सही होगा कि 31 मार्च को ही हुआ होगा। ठीक है, तो आप कहोगे इस 6,000 की एंट्री जी लिमिटेड पास कर चुका है। तो बताओ सब्सिडरी ने क्या एंट्री डाली होगी, उसने एंट्री डाली होगी रिजर्व एंड सरप्लस टू डिविडेंड पेबल 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। सर क्या बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल आ रहा है, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी आ रही है, नहीं, हाँ आ रही है, करंट लाइबिलिटी आ रही है। तो आप मानोगे कि इसके अंदर डिविडेंड पेबल शामिल है, इसके अंदर डिविडेंड पेबल शामिल है। होल्डिंग कंपनी ने कोई भी एंट्री नहीं डाली है, होल्डिंग कंपनी ने कोई भी एंट्री नहीं डाली है। तो आपको ये एंट्री होल्डिंग की किताबों में पास करनी पड़ेगी, वो जब होल्डिंग पे आएंगे तो बताएंगे। आओ जरा मेरे साथ साथ बनाओ रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ, लेजर बनाते बनाते भाई सीएम में फाइनल में आ गए। अगर आज भी एंट्री ना कर पाओ तो क्या फायदा फाइनल में आने का। मुझे जरा बताओ ओपनिंग बैलेंस क्या लिखोगे, अप्रैल का ही तो लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस बीडी आप लिखोगे अप्रैल का 5,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी 11,000 रुपए। फिर उसने डिविडेंड की एंट्री कर रखी है तो आप लिखोगे टू डिविडेंड 6,000। अगर वो कह देता कि नहीं कर रखी है तो फिर मैं यहां ना लेता। तो 17,000 माइनस 5,000, 12,000 से क्या हो गई बाय नेट प्रॉफिट। 12,000 से क्या हो गया नेट प्रॉफिट। फिर आप क्या लिखोगे, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना है 12,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है। तो इस पीरियड का प्रॉफिट कितना हो गया 6,000, इस पीरियड का प्रॉफिट कितना हो गया 6,000, इस दिन तक का प्रॉफिट कितना हो गया। अगर कोई पूछे इस दिन तक का, तो जो जो इस हरे रंग के अंदर आ जाएगा वो इस दिन का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर 5,000 भी आ गया, 6,000 भी आ गया, वेरी गुड। तो 11,000 क्या हो गया 1 अक्टूबर तक का प्रॉफिट। तो आप कहते हो प्री और पोस्ट। प्री का मतलब क्या है इन कॉर्पोरेशन से लेके 1 अक्टूबर 2020। पोस्ट का मतलब क्या है 2 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021। तो आप कहते हो कि ओपनिंग प्रॉफिट कितना है, ओपनिंग प्रॉफिट है 5,000 रुपीज का। आप कहते हो अर्नड कितना है, आप इस पीरियड में अर्नड आ रहा है 6,000 रुपए और इस पीरियड में अर्नड आ रहा है 6,000 रुपए। तो 11,000 रुपए और 6,000 रुपीज, ये आपका हो गया प्रॉफिट। फिर डिविडेंड, सर आपने बोला कि डिविडेंड की एंट्री 31 मार्च को करी होगी, तो यानी कि 1 अक्टूबर को बैलेंस शीट सोचो दिमाग में, 1 अक्टूबर को बैलेंस शीट में ये वाली एंट्री ही नहीं कर रखी। तो 1 अक्टूबर की बैलेंस शीट में यहाँ पे लाइबिलिटी आई ही नहीं रखी, ना ही रिजर्व कम हो रखे हैं। और एंट्री कब करी है, एंट्री करी है यहाँ पर। तो डिविडेंड क्या हो गया, डिविडेंड हो गया पोस्ट। तो डिविडेंड कहाँ से माइनस करोगे, डिविडेंड आप यहाँ से माइनस कर दोगे। तो ये मैंने माइनस कर दिया, तो ये आ गया 11,000 रुपये और पोस्ट का प्रॉफिट हो गया नहीं। सिंपल भाई। एंट्री देखो कब हो रखी है, एंट्री 31 मार्च को हो रखी है और डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले है।
तो आप पोस्ट में से माइनस कर देना, और अगर एंट्री इससे पहले कहीं हो रखी है, यहाँ पे हो रखी है, तो आप प्री में से माइनस कर देना। बट ये कंसोल के लिए है, स्टैंड अलोन के लिए मैंने आपको जो बताया वही चलेगा। वो भाई आपका दुर्भाग्य है कि आपको AS13 का थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना। अगर कोर इंडेस होता तो वो फिर आता ही ना, बट ये दुर्भाग्य है तो क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कहते हो कि हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, तो आप कहते हो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है, एनसीआई को उसने बोला है कि कैसे मेजर करना है जी, नहीं बोला, तो आप फिर फेयर वैल्यू कर देना। इन्वेस्टमेंट कितनी है 24,000 और 60% है 24,000। एनसीआई 24,000 अपने आप में 60% है, तो 40 की वैल्यू कितनी, 24,000 डिवाइड बाई 0.6 इंटू 0.4, 16,000 प्लस 24,000, तो ये हो गया 40,000 माइनस INA। INA में आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी है 25,000 और 11,000, 25,000 और प्री प्रॉफिट्स हो गए 11,000। 25,000 प्लस 11,000 ये हो गए 36,000, और 4,000 की आपकी क्या आ गई, गुडविल निकल करके आ गई। फिर आप और क्या निकालते हो सर, हम और निकालते हैं एनसीआई, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई। एनसीआई में आप कहते हो डीओए पे कितना था, तो सर डीओए पे था 16,000 प्लस पोस्ट प्रॉफिट, प्लस पोस्ट प्रॉफिट तो जीरो ही है, तो 16,000 आपका एनसीआई आ गया। फिर आप निकालते हो कंसोल इक्विटी। इसमें आप लिखते हो पेरेंट के कितने हैं, तो पेरेंट की इक्विटी बताओ कितनी है, पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी है, पेरेंट की अदर इक्विटी है 25,000 रुपये, 25,000 प्लस पोस्ट प्रॉफिट तो नील है, लेकिन आपको एक रेक्टिफिकेशन पास करनी है डिविडेंड की, तो रेक्टिफिकेशन में आपको इनकम बुक करनी है। इनकम कितनी होगी, जितना डिविडेंड उसने बांटा होगा इंटू पेरेंट शेयर, 6,000 का डिविडेंड उसने बांटा, 60% आपका शेयर है, तो 3600 का डिविडेंड, तो 25,000 प्लस 3600, 28,600। अच्छा, पेरेंट ने जैसे ही आपने ये एडजस्टमेंट करी, इसका एंट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपने क्या एंट्री डाल दी, आपने डाल दी डिविडेंड रिसीवेबल 3600 से टू अदर इक्विटी 3600। यहाँ पे एक एंट्री ऑलरेडी डली हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस टू डिविडेंड पेबल, और आपने यहाँ माइनस करा है। इस एंट्री का मतलब भी क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, ये ऑलरेडी डली हुई है। ये कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं करंट लाइबिलिटी के अंदर, ऑलरेडी आ रहा है 6,000 रुपए। तो मुझे जरा बात बताओ, एक तरफ डिविडेंड पेबल आ रहा है 6,000 रुपए का, और एक तरफ डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है 3600 रुपए का, तो आप इसको नेट नहीं कर दोगे, हाँ सर इसको कंसोल के अंदर नेट कर देंगे। तो कंसोल के अंदर जब आप इसको नेट करोगे, तो आप बताओ नेट डिविडेंड पेबल कितना निकालोगे, आप नेट निकालोगे 6,000 रुपए की लाइबिलिटी है, 3600 की एसेट है, तो नेट लाइबिलिटी कितने की हो गई, 6,000 माइनस 3600, 2,400 रुपए की नेट लाइबिलिटी आपकी डिविडेंड की हो गई। 2,400 रुपए की आपकी नेट लाइबिलिटी डिविडेंड की हो गई फॉर सब्सिडरी। ठीक है, बस, और होल्डिंग में आपने ठीक कर ही दिया। मैंने आपको कहा ये 10,000 में डिविडेंड पेबल शामिल है, तो इसका मतलब इसके दो टुकड़े हैं, 6,000 रुपए का डिविडेंड है और 4,000 रुपए की अदर करंट लाइबिलिटी होगी। अब 6,000 रुपए में से आपने कहा हमने नेट कर दिया, ये देखो ना 6,000 रुपए को आपने नेट कर दिया 3600 रुपए से, तो आप जो करंट लाइबिलिटी निकालोगे कंसोल के अंदर वो कितनी निकालोगे, आप कहोगे होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। बताओ होल्डिंग की कितनी है करंट लाइबिलिटी, सर होल्डिंग की करंट लाइबिलिटी आ रही है 29,000,
होल्डिंग की करंट लायबिलिटी आ रही है 29,000 प्लस सब्सिडरी की कितनी आ रही है, तो सर सब्सिडरी की है एक तो 4,000 है, हाँ जी, और 6,000 का डिविडेंड पेबल है जो कि है ये वाला, और 3600 रुपये का रिसीवेबल है जो हमने इसी के साथ नेट कर दिया, तो ये टोटल आ रही है। तो 4,000 प्लस 6,000 माइनस 3600, 6,400 प्लस 29,000, तो ये टोटल निकल करके आती है कितनी, 35,400, 35,400। आओ जरा मैं आपको चेक भी करा दूं, बैलेंस शीट कहाँ बनाई है इन नालायकों ने। ये रही। तो देखो गुडविल आ रही है 4,000 रुपए की, और कंसोलिडेटेड इक्विटी आ रही है 28,600 की, एनसीआई 16,000, और ये करंट लाइबिलिटी 35,400। तो करंट लाइबिलिटी 35,400, 28,600, 16,000 और 4,000, बस इतनी सी ही कहानी है और कुछ भी नहीं है। अगर आप ढंग से समझ के करोगे तो आपको ये इतना इजी लगेगा, आप कहोगे बस सर इतना ही था। हाँ इतना ही था। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 7, फाइनेंशियल डेटा आपको दे रखा है पी का और एस का 31 मार्च 2020 और 21 का। ये एस की इंडिविजुअल बैलेंस शीट है और ये फेयर वैल्यू है। ये 31 मार्च 2021 में पी की यानी कि होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है, और ये सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट है। अब इसके अंदर कुछ करना तो है नहीं, तो ये मैं नहीं करा रहा, कोई एडजस्टमेंट तो गिवन नहीं है, हमने इतनी सारी चीजें करके देख ली है। बस ये टाइप के भी क्वेश्चन हमने करके देख लिए हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 10, पी लिमिटेड एक्वायर करता है 60% शेयर ऑफ इन क्यू लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2020 एट 30,000 रुपीज। तो उसने 60% शेयर खरीदे हैं क्यू के 1 अक्टूबर को 30,000 रुपए के। क्यू ने प्रॉफिट कितना कमाया है, 20,000 रुपए का इन द ईयर 2021, और डिक्लेयर करा डिविडेंड 9,000 रुपीज का फॉर द ईयर 2021। तो कितनी डेट मानोगे, 31 मार्च ही। और एनसीआई को वैल्यू करना है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट पे, एब्स्ट्रैक्ट आपको दे रखी है डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी नॉट अकाउंटेड फॉर। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट ने अकाउंटिंग नहीं कर रखी, और जो सब्सिडरी है उसकी किताबों में देखो डिविडेंड पेबल आ रहा है 9,000 रुपए का, तो इसका मतलब उसने अकाउंटिंग कर रखी है। तो अगर उसने अकाउंटिंग कर रखी है तो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा और उधर नहीं आएगा। तो आओ जरा मैं एक पेज इंसर्ट कर लूँ। हाँ सर आप पेज इंसर्ट कर दो, आपको मना थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने आपको कहा 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, ये आपको पीरियड दे रखा है। उसने आपको बोला है 1 अक्टूबर को आपने एक्वायर करा है, ये है आपका डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर 2020। ये आपने एक्वायर करा है 30,000 रुपए का, प्रॉफिट कमाया है 2021 में 20,000 रुपए का। इस साल का प्रॉफिट उसने आपको बता दिया, 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। और उसने क्या बताया, इसी साल आपने 9,000 रुपए का डिविडेंड भी दिया है, डिविडेंड भी आपने दिया है 9,000 रुपए का। अब मैं ये डिविडेंड यहाँ लिख दूं क्या भाई, अगर उसने डेट नहीं दी तो मैं सीधा यहाँ लिख दूं कि यहाँ पे आपने क्या एंट्री डाल रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस टू डिविडेंड पेबल 9,000 रुपए, 9,000 रुपए। फिर उसके बाद और उसने आपको क्या बोला है, वो कहता है पसना पे उसको रिकॉर्ड कर देना। और ओपनिंग प्रॉफिट उसने नहीं दे रखी, क्या आपको नहीं दे रखे, ठीक है। उसने क्लोजिंग प्रॉफिट आपको दे रखे होंगे। अदर इक्विटी कितनी है, 15,000 रुपए। यहाँ पे रिजर्व कितने हैं, यहाँ पे रिजर्व दे रखे हैं 15,000 रुपए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हो सर, हम रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाते। आओ जरा, बाय बैलेंस बीडी कितना है सर, नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो छोड़ दो। टू बैलेंस सीडी कितना है सर, ये पता है 15,000। प्रॉफिट कितना कमाया है सर, ये भी पता है, बाय नेट प्रॉफिट 20,000। सर डिविडेंड का भी पता है कि डिविडेंड भी दिया है 9,000 रुपए। बताओ मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला है एंट्री डाल रखी है।
उसने बोला है एंट्री डाल रखी है, तो 15,000 प्लस 9,000 माइनस 20,000, तो 4,000 क्या हो गया आपका ओपनिंग प्रॉफिट। ये मैंने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर करके मैंने निकाला। फिर उसके बाद मैंने कहा आओ जरा बांटे प्री और पोस्ट के अंदर। तो साहब 4,000 आपके यहाँ पे प्रॉफिट है, ये आपकी डीओए है। तो बताओ यहाँ तक का प्रॉफिट कितना, इस 20 में से 10,000 इधर चला जाएगा और 10,000 इधर चला जाएगा, तो सर 14,000 आएगा यहाँ पर। तो मैंने कहा ओपनिंग 4,000 और 10,000 और 10,000 और डिविडेंड, डिविडेंड मैंने माइनस करवा दिया 9,000। क्यों मैं यहाँ से माइनस करवा रहा हूँ, क्योंकि 31 मार्च की एंट्री है। तो आपने कहा ये आ गया सर 14,000 और ये आ गया सर 1,000, 14,000 और 1,000। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, हमने निकाला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। आपने कहा इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट हो रखी है सर 30,000 रुपए की, और एनसीआई को किस पे मेजर करना है, पसना पे मेजर करना है। तो बताओ गुडविल किसकी निकलेगी, गुडविल निकलेगी पार्शियल गुडविल प्लस एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर। तो प्रोपोर्शनेट शेयर कैसे निकालोगे, शेयर कैपिटल प्लस प्री प्रॉफिट्स, क्योंकि आपको नेट एसेट्स पे निकालना होता है। प्री प्रॉफिट्स हैं 14,000 रुपए के, और शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल है 25,000 रुपए की, शेयर कैपिटल है 25,000 रुपए की। इसका कितना परसेंट निकालना है, इसका निकालना है 40%। तो 25,000 प्लस 14,000 का 40%, 15,600, टोटल हो गया 45,600। और माइनस कर दो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, शेयर कैपिटल प्लस प्री प्रॉफिट 25,000 और 14,000, 39,000। 45,600 माइनस 39,000 इज इक्वल टू 6,600। ये मेरी क्या आ गई, गुडविल निकल करके आ गई। मैंने कहा आओ जरा एनसीआई भी निकाल दे। तो ऑन डीओए कितनी है एनसीआई, ऑन डीओए है 15,600। पोस्ट प्रॉफिट कितने हैं, पोस्ट प्रॉफिट है 1,000 का कितना परसेंट, 1,000 का 40%, 400। तो ये होगी 16,000। फिर उसके बाद मैंने कहा कंसोल इक्विटी भी यही निकाल देते हैं, अब बार बार स्पेस ऐड नहीं कर रहे। पेरेंट का कितना है सर, पेरेंट का अदर इक्विटी है 25,000 रुपये। तो मैंने कहा लिखो जरा 25,000 रुपये। फिर पेरेंट को क्या मिलेगा, पेरेंट को मिलेगा पोस्ट के अंदर शेयर 600 रुपये। फिर रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन किसकी करोगे, डिविडेंड की। तो 9,000 का कितना परसेंट, 60%, 5,400। जैसे ही आपने 5,400 लिखा, इसका मतलब क्या है, आपने पेरेंट की किताबों में क्या एंट्री डाल दी, आपने डाल दी डिविडेंड रिसीवेबल टू अदर इक्विटी 5,400 और 5,400। तो 25,000 प्लस 600 प्लस 5,400 इज इक्वल टू 79,600, इज इक्वल टू 79,600। कितना आ गया 79,600। मुझे जरा बताओ करंट लाइबिलिटी कितने की आएगी। तो सर करंट लाइबिलिटी इस होल्डिंग की तो है नहीं, पेरेंट की ही है सिर्फ, पेरेंट में कितनी है, सब्सिडरी की है सिर्फ 9,000। तो 9,000 माइनस कितना, आपने कितना सेट ऑफ कराना है, डिविडेंड रिसीवेबल 5,400। तो 9,000 माइनस 5,400, तो 3,600 की आएगी आपकी करंट लाइबिलिटी। आओ सर जरा चेक कर लें, 3,600 का ये आ गया, एनसीआई आ गई 16,000 की, अदर इक्विटी आ गई 31,000 रुपए की, अदर इक्विटी 31 की। हमने क्या कुछ गलत नंबर ले लिया क्या, चेक कर लो। पेरेंट का 25, मैंने 79 कैसे लिख दिया, ओहो 54,000 जोड़ दिया गया मैंने, 25,000 प्लस 600 प्लस 5,400, टोटलिंग एरर हो गया जी 31,000।
अब इतनी गलती माफ कर दो मेरी, मैंने गलती से 54,000 जोड़ दिया, 31,000 की, और गुडविल गुडविल कितने की आ रही है, 6600। गुडविल कितने की आ रही है, 6600। बस इतनी सी ही बात है। बच्चे रट्टा लगा के बैठे हैं कि ये हो जाएगा तो वो कर देंगे, वो हो जाएगा तो ये कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सिंपल सी एक ही बात ध्यान में रखनी है। कौन सी बात ध्यान में रखनी है, कि मेरे को आईएनए निकालना है और कंपनी ने अकाउंटिंग किस तरीके से कर रखी है, बस आपको इस बात को ध्यान रखना है। इंटरनेट है, इंटरनेट है। ये सेल वेल वाली चर्चा हम बाद में करेंगे, जब पूरा 110 की चर्चा करेंगे तब हम इसकी चर्चाएं करेंगे। चलो जी, चेन होल्डिंग की चर्चा बाद में करेंगे। मेरे को बस अभी आपको बेसिक बताना है, बेसिक से आपको पहले अवगत कराना है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो जी, तो हमने बेसिक की चर्चा यहाँ पे कर लिया। मैं अभी एकदम आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता,